1545 कोटी टंकार पैकेज सहित तृतीय थर पर ओडिशा रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एबडे कृषि ओडिशा सम्मेलन रे आयोजन करिसेंती राज्य सरकार। 19 निर्वाचन पर आरंभ हो जायछि कसरत। आज गोटे समय रे पीएम एवं सीएम को कार्यक्रम। जगन्नाथ, जय मां समलेई, जय मां पटनेश्वरी, जय मां रामचंडी देवी, जय मां विंध्यवासिनी, जय श्री हरिशंकर, जय श्री नरसिंहनाथ। भारत माता की। ये अंचल मां बहन भाव भय मान को मोर जुहार। आओस पुष्प पुनि लागी विशेष जुहार। भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से मुझे एक बार फिर आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। ओडिशा के लोगों का यह स्नेह मुझे बार बार यहां खींच करके ले आ रहा है। दो 2020-22 अनेक संकल्पों को लेकर के पिछले 3 सप्ताह में तीसरी बार मैं आपके बीच आया हूं। आज भी आप इतनी विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आपके स्नेह को मैं सर झुका करके नमन करता हूं। ये अंचल सारस्वत साधक तथा युग पुरुष संत कवि भीमभोई, स्वभाव कवि गंगाधर महल, महान स्वाधीनता संग्रामी वीर सुरेंद्र साय, माधो सिंह एवं हाथी सिंह को नेई गर्वित। फेरी आंचल 8 गांव जमींदार धर्म सिंह मांधाता, रैंडा माजी, गुरवारी महल, पार्वती गिरी, आओ सालिया, आओ पणिमुरा के संग्रामी मानको नेई गर्वित। मैं इन सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं। साथियों, ये बारंगीर के सपूत अच्युतानंद साहू को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनको कायर नक्सलियों ने अपनी हिंसा का निशाना बनाया। और अभी कुछ समय पहले ही मुझे उनके माताजी, उनके पिताजी और उनके भाई को मिलने का अवसर मिला। बेटे के बलिदान, देश की सेवा करते करते अपने नौजवान बेटे को राष्ट्र को अर्पित किया। ऐसे वीर माता पिता को भी मैं प्रणाम करता हूं। दूरदर्शन के माध्यम से देश के लोकतंत्र की तस्वीर दिखाने में जुटे इस युवा साथी की मृत्यु बहुत ही दुखद थी।
ऐसे ही बलिदानों ने हिंसा के इस दौर को खत्म करने के हमारे संकल्प को और मजबूत किया है। बहनों और भाइयों, ये पावन पवित्र महीना है। विशेष रूप से सूर्य देव की उपासना का ये महीना है और ओडिशा तो साक्षात सूर्य देव की ही तो धरती है। कोणार्क से निकली रोशनी पूरे भारत को सदियों से रोशन करती रही है। इस पवित्र अवसर पर थोड़ी देर पहले ओडिशा के विकास से जुड़ी 1500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास मैंने किया है। इसी के साथ एक महीने के भीतर भीतर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर काम या तो शुरू हुआ है या फिर लोकार्पण हो चुका है। मैं उड़ीसा के भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं, क्या कभी किसी ने कल्पना की है कि भारत सरकार इतने कम समय में उड़ीसा में 20,000 करोड़ रुपए के काम, आप कल्पना कर सकते हैं? जरा आप याद रख के बताओगे कितना काम? 20,000 करोड़। कितना 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 20,000 करोड़ रुपया उड़ीसा के अंदर विकास में लग जाए। विकास की इस रफ्तार के लिए, नए ओडिशा के निर्माण की इस नई धारा के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये तमाम परियोजनाएं कैसे यहां के जीवन को आसान बनाएगी, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी, इन पर बात करने के साथ ही मैं कुछ सवाल आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। ये सवाल हमारी अस्मिता से जुड़े हैं, हमारी आजीविका से जुड़े हैं। आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? मेरे सवाल आप तक पहुंच रहे हैं? सवाल पूछूं? साथियों, आप मुझे बताइए, भारत सांस्कृतिक रूप से दुनिया का सिरमौर है कि नहीं है? है कि नहीं है? हमारी सभ्यता सबसे समृद्ध रही है कि नहीं रही है? रही है कि नहीं रही है? ज्ञान से लेकर विज्ञान तक भारत दुनिया में अव्वल रहा है कि नहीं? अव्वल रहा कि नहीं? अपनी इस श्रेष्ठता को नई ऊंचाई देने का काम आप मेरे भाइयों बहनों बताइए, ये काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों और बहनों,
आपको जिसकी समझ है, आप सब हां में जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो उड़ीसा के दूर दराज के लोगों को समझ है, वो दिल्ली में बैठे सल्तनतों की बिरादरियों को पता नहीं है। वे सल्तनत की तरह शासन करते रहे हैं, जो आज भी अपनी सल्तनत को जैसे तैसे झूठ प्रपंच से स्थापित करने में जुटे हुए हैं। उनकी बेपरवाही का परिणाम है कि जो हमारी असली संपदा है, जो हमारे पास सैकड़ों वर्षों से प्रचुर मात्रा में रही है, उसका प्रचार प्रसार तो दूर, ध्यान भी ठीक से नहीं रख पाए। वो संपदा जिससे दुनिया को जलन होती थी, विदेशी आक्रांता जिसको बर्बाद और तबाह करके का प्रचार प्रसार तो दूर, ध्यान भी ठीक से नहीं रख पाए। वो संपदा जिससे दुनिया को जलन होती थी, विदेशी आक्रांता जिसको बर्बाद और तबाह करके चले गए, उसके उत्थान और पुनर्निर्माण के प्रति उन्होंने वो गंभीरता नहीं दिखाई जो होनी चाहिए थी। ओडिशा तो हमारे सांस्कृतिक ओजस का अहम हिस्सा रहा है। ओडिया गीत, ओडिया संगीत, ओडिसी नृत्य, ओडिया भाषा का काव्य और साहित्य अप्रतिम है, अद्भुत है। ओडिशा में भारत के गौरवशाली इतिहास, हमारी सभ्यता और संस्कृति की बहुमूल्य धरोहरें हैं। ज्यादा दूर क्या जाना, यहां बलांगीर के 64 योगिनी के मंदिर, लेहरीगुड़ी मंदिर, रानीगुड़ी मंदिर, सोमेश्वर और इंद्रलट मंदिर को ही लीजिए। ये सारे अनेक शताब्दियों पहले से बने हुए हैं। ऐसे ही बौद्ध जिले के नीलमाधव और सिद्धेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर और कपिलेश्वर मंदिर है। ओडिशा के हर जिले में आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो हमारी सांस्कृतिक संपदा के प्रतीक है। दुनिया की सबसे पुरातन सभ्यताओं में से एक हमारी सभ्यता की पहचान है। हमारे पूर्वजों के कौशल के प्रमाण है। साथियों, ओडिशा के ऐसे अनेक मंदिरों के नवीनीकरण और सुंदरीकरण, इसका बीड़ा दिल्ली में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है। पहले क्या हाल था, इसे अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। इसी तरह गौरवशाली और वैभवशाली कलिंग साम्राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों पर धूल जमने दी गई। काला हांडी का असुरगढ़ किला कितना बड़ा राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र हुआ था, इसके रखरखाव को लेकर भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। मुझे खुशी है
कि आज इन सभी के पुनरुद्धार का काम शुरू किया गया है। भाइयों और बहनों, भारत की पुरातन पहचान को आधुनिकता के संगम के साथ और प्रखर करने के लिए भारत सरकार संकल्पबद्ध है। राष्ट्र के गौरव को सर्वोपरि रखने की कटिबद्धता का ही परिणाम है कि भारत के मंदिरों सहित दूसरी जगहों से लूटी या चुराई गई। आपको जान करके खुशी होगी भाइयों बहनों, एक समय था हमारे देश में से मूर्तियां चुराई ली जाती थी। जब से हमारी सरकार बनी है, दुनिया के देशों से जो पुरानी मूर्तियों को चुरा करके ले गए थे, उन पुरानी मूर्तियों को भारत लाने का सफल प्रयास लगातार चल रहा है। बीते 4 वर्षों में इसी प्रकार की अनेक प्राचीन मूर्तियों को विदेशों से भारत लाया जा चुका है। साथियों, इस संपदा का भान सिर्फ मोदी को ही हुआ ऐसा नहीं है। पहले ली की सरकारों को भी इस गौरवशाली अतीत का पता था। तब भी इन स्थानों को संवारने की मांग उठती थी। अंतर सिर्फ संवेदना का था, संस्कृति के प्रति प्रेम का था, संस्कृति के प्रति समर्पण का था, संस्कृति के लिए संकल्प का था। समग्रता के साथ सोचने वाली सरकार जब आती है, तब कैसा परिणाम आता है वो हम देख पाते हैं। वो दल जिन्हें देश को दशकों तक सरकार चलाने का अवसर दिया, भारत के गौरव को बढ़ाने का मौका दिया, उनके साथ ये आपराधिक भूल हमेशा हमेशा चिपकी रहेगी। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने आज भी इससे सबक नहीं लिया है। अभी तो वो उस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी विरोध करते हैं जिसे पूरी दुनिया मनाने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का गौरव ये कोई मोदी का गौरव नहीं है, ये तो हमारे गौरवशाली अतीत और हमारे ऋषियों मनुष्यों की सौंपी हुई विरासत है, जिसको आज दुनिया गर्व भर स्वीकार कर रही है। मोदी ने तो सिर्फ इतना ही किया कि विश्व के मंचों पर इस आवाज को और बुलंदी दी। साथियों, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विरोध किया, वीर शिवाजी के स्मारक पर सवाल उठाए, बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के स्मारकों को लेकर भी आलोचनाएं की। जब अभी अभी अंडमान में कुछ द्वीपों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत की आजादी के नायकों पर करने का ऐलान सरकार ने किया, तो इस पर भी इनकी नींद हराम हो गई, उनको तकलीफ होने लगी। भाइयों और बहनों, असल में इनको ना तो भारत की असली संपदा की समझ है और ना ही टूरिज्म जैसे सेक्टर की ताकत का आभास। जिस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ये मजाक उड़ा रहे थे, उसने सरदार पटेल की ऊंचाई को तो प्रस्थापित किया ही है, आज वो देश में पर्यटन के अहम केंद्रों में से एक बन गई है।
दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की वजह से वहां जो आसपास के लोग हैं उनको रोजगार कहने का अवसर मिल रहे हैं। यही टूरिज्म की ताकत है। साथियों, भारत के पास तो हेरिटेज टूरिज्म की अनेक संभावनाएं हैं। उनको नया विस्तार देने का काम हम ओडिशा में भी कर रहे हैं। भाई और बहनों, रोजगार के अवसर तब और बनते हैं जब किसी क्षेत्र की कनेक्टिविटी अच्छी होती है। इसलिए केंद्र सरकार यहां पर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। पिछली बार जब पड़ोस में झारसुगुड़ा आया था तो यहां ओडिशा के दूसरे हवाई अड्डे का लोकार्पण किया था। हवाई यातायात के अलावा ओडिशा सहित पूरे पूर्वी भारत में रेलवे के विस्तार पर भी सरकार का फोकस है। बीते 4-4.5 वर्षों में ओडिशा में रेलवे के विकास के लिए ही 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। अकेले रेलवे में हमारे उड़ीसा को 20,000 करोड़ रुपए का काम। कौन उड़ीसावासी इन बातों के लिए गर्व नहीं करेगा? ये पुरानी सरकार की तुलना में 5 गुना अधिक है। 5 गुना, यानी जितना काम हमने किया अगर पुरानी सरकार को करना होता तो 25 साल और लग जाते। आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी आ जाती। इतना ही नहीं, रेल पटरियां बिछाने के मामले में भी हमारी सरकार 3 गुना ज्यादा तेजी से काम कर रही है। साथियों, आज रेलवे से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन हुआ है। बलांगीर से बिछुपल्ली के बीच बनी नई रेल लाइन का शुभारंभ होने के साथ ही इस रूट पर नई ट्रेन भी आज से शुरू हो गई है। इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा बल्कि पैसे की भी बचत होगी। आज जिस रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है उसका विस्तार खोरदा तक हो रहा है। जब ये पूरी लाइन तैयार हो जाएगी तो हावड़ा चेन्नई तक ये क्षेत्र जुड़ जाएगा। तटीय और पश्चिम ओडिशा कनेक्ट हो जाएगा। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से भुवनेश्वर और पुरी की दूरी भी कम हो जाएगी। साथियों, इसके अलावा 4 और महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन आज किया गया है। ये तमाम सुविधाएं इस पूरे क्षेत्र में आवाजाही को तो आसान बनाएंगी ही, यहां जो हमारी प्राकृतिक संपदा है उसके उचित विकास में भी सहायक सिद्ध होगी। यहां नए उद्योग लगेंगे। यहां के जो छोटे उद्योग हैं उनके विकास को गति मिलेगी। इतना ही नहीं, इससे हमारे किसान भाई बहनों को भी लाभ होगा। अब ओडिशा देश की बड़ी मंडियों तक उनकी पहुंच आसान होगी। वो अपनी उपज, फल, फूल, सब्जी आसानी से बड़े बाजार तक भेज पाएंगे। साथियों, जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं
तो हमारे आदिवासी अंचलों में रहने वाले बहन भाइयों पर भी विशेष जोर होता है। आप सभी देश की संपदा के संरक्षक हैं। आपके संरक्षण के कारण ही आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतने व्यापक निर्माण हो पा रहा है। मेक इन इंडिया की दुनिया भर में पहचान बन रही है। आदिवासी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने खनन कानून में एक बड़ा संशोधन किया है। इसके तहत एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया है। इस फंड के माध्यम से ये व्यवस्था की गई है कि देश के जो भी खनन वाले राज्य हैं, वहां के लोगों को भी उनकी जमीन से होने वाले लाभ का हिस्सा मिले। हमारे देश में दशकों से खनन का काम हो रहा था, लेकिन जिस इलाके से हो रहा था वहां पर गरीबी हटती नहीं थी। पहले की किसी सरकार को स्थानीय लोगों की चिंता नहीं हुई। हम पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने जहां खनन होता है वहां के नागरिकों के लिए कुछ हिस्सा फिक्स कर दिया। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार के फैसले के बाद इस एक निर्णय के कारण उड़ीसा को भी 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्राप्त हुई है। कितने? 4,000 करोड़। लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना है, ये आप लोगों के लिए पैसा है, उड़ीसा के आदिवासियों के लिए पैसा है। जहां खनन होता है उस इलाके के विकास के लिए पैसा है। लेकिन दुख की बात है, 4,000 करोड़ में से यहां की सरकार बहुत कम पैसा खर्च कर पाई है। वो पैसा वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। मैं हैरान हूं, यहां की सरकार को हो क्या गया है? पैसे हैं, लोगों को जरूरत है, लोगों का हक है, लेकिन सरकार सोई है। ओडिशा की सरकार को चाहिए कि आदिवासी हितों के लिए जो ये प्रावधान किया गया है उसका भरपूर लाभ लोगों को दिलाएं। चुनाव का इंतजार न करो। अरे लोगों की परेशानी की दूर करो। चुनाव तो आएंगे जाएंगे, ये रुपये पड़े हैं। ये मेरे आदिवासी भाई बहनों का अधिकार है जो केंद्र सरकार ने उनको दिया है, कानूनन सुनिश्चित किया गया है। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार निरंतर इस बात की कोशिश कर रही है कि व्यवस्था से हर उस कमी को दूर किया जाए जो गरीबों का अधिकार छीनने में मददगार बनती है। भाइयों और बहनों, बीते 4 वर्षों में हमारी सरकार ने देश में 6 करोड़ से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखोगे आप? याद रखोगे? याद रखोगे बात को? हमने सरकार में आने के बाद 6 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड पूरे देश में, फर्जी गैस कनेक्शन, फर्जी गलत नाम से स्कॉलरशिप पाने वाले लोग, गलत नाम से पेंशन हथियाने वाले लोग, ऐसे फर्जी लाभार्थियों के उनको ढूंढ निकाला,
ये कौन फर्जी नाम है, कहां है, किसकी मेहरबानी से हैं, ये सब खोज के निकाला। करीब करीब 6 करोड़। सोचिए। और हिम्मत के साथ ये तिजोरी लूटने वाले बिचौलिए ये 6 करोड़ के नाम से माल खा जाते थे। इन 6 करोड़ फर्जी नामों को रद्द कर दिया। आप सोचिए, पूरे ओडिशा की जितनी आबादी है उससे ज्यादा ऐसे फर्जी लोग, कागजी लोग देश के रुपये चुराए जाते थे, उनके नाम पर चुराए जाते थे। ये वो फायदा उठा रहे थे जिसके असली हकदार वो बिचौलिए नहीं, वो दलाल नहीं, वो हिंदुस्तान का नागरिक जिसका हकदार था। आप जिसके हकदार थे उनके लिए हमने काम किया है। ये ऐसे लोग थे जो कभी जन्मे ही नहीं, लेकिन इनके नाम से दूसरे लोग, दूसरे बिचौलिए अपनी तिजोरियां भर रहे थे। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये बात आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ये बात लोगों तक पहुंचाएंगे, घर घर पहुंचाएंगे, पक्का पहुंचाएंगे। छोटे आमरो 92% चाषी, छोटो चाषी, बागो चाषी, कृषि श्रमिक समस्ते उपकार पाइबे। रबी और खरीफ ऋतु पाई असिस्टेंस सहित बिना सुधरे ऋण, बीमा सुविधा और जीविका सुविधा सबु व्यवस्था एथिरे अच्छी। राज्य सरकार यही सबुथरु बड़ो योजना 10,000 कोटी टंकार योजना चाषी को पाई सारा देश रे यह एक आदर्श योजना। कालिया केवल ओडिशा नुहे, सारा देश रो चाषी को उन्नति पाए बात तो खोलिबो। मु बहुत खुशी है भी जड़ी आपनो कालिया योजना रो असिस्टेंस को चाषो काम रे लगाइबे। मु बहुत खुशी है भी जेते पहले आपन मान को रोजगार बढ़िबो। 2014 रे 10 लाख हेक्टर अधिक जमी को पानी जोगाइबा पाई मु घोषणा करी थिली। गत 4 वर्ष रे जलसेचन पाई आमे 30,000 कोटी टंका खर्च करिछु। आज आमे 8 लाख हेक्टर जमी को जलसेचन सुविधा जोगाइछु। आगामी एप्रिल सुधा आमे आमरो लक्ष्य पूर्ण करिबु। Odisha has been a pioneering state in bringing out agrarian reforms. We have been presenting separate agriculture budgets since the last 6 years with massive increase in allocation for this sector. My government has intensified its efforts to enhance farmers' income with sustainable agricultural practices by promoting efficient extension and production technology, post-harvest solutions, effective value addition, and remunerative market options. आमरो चाषी भाई को सहयोग रु
उड़ीसा पांचो थोरे कृषि कर्मान पुरस्कार पाई छी। फूड ग्रेन प्रोडक्शन रे उड़ीसा स्वावलंबी होई छी। उड़ीसा आज अन्य राज्य को खाद्य जुगाउछि। आमरो चाषी भाई मान को ऊपरे मोर पूरा भरोसा रही छी। आसंतु आमे समस्ते मिसी कृषि क्षेत्र रे उड़ीसा को आहुरी आगो को नेबा। बंदे उत्कल जननी। इतने सारे हजारों करोड़ रुपए जिन जिन की जेब में जाते थे, इसका हक था, उसको वह हक सुनिश्चित करने का हमने काम किया है। अब आप मुझे बताइए, इतने सारे हजारों करोड़ रुपए जिन जिन की जेब में जाते थे, अब मोदी ने सब बंद कर दिया, तो ये मोदी पे गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? मोदी ने उनकी तो नींद हराम कर दी है और इसलिए मोदी उनकी आंख में खटकता है। लेकिन आप मुझे बताइए, ये बेईमानों को मुझे जेल पहुंचाना चाहिए कि नहीं पहुंचाना चाहिए? ये बेईमानी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गरीब को गरीब का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है इसी काम के लिए और जी जान से लगा हूं इस काम में। इसके अलावा हमारे प्रयासों की वजह से आज देश के 100% राशन कार्डों का डिजिटलीकरण का काम पूरा हो चुका है। हर 10 में से 8 राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ा जा चुका है। फर्जी गैस कनेक्शन, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी नामों को हटाकर आपको जान करके खुशी होगी, जो रुपये चोरी होते थे, बेईमान लूट लेते थे, दलालों के ठीक जेब में जाता था, हमने 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन चोर लुटेरों के पास जाने से बचाने का काम किया है, जो आपके लिए है। आप मुझे बताइए, आपके ये प्रधान सेवक जब ये लूटपाट बंद कर रहा है, तो उसके उस अनेक दुश्मन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जिनका लूट गया वो मोदी के दुश्मन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तब मोदी की रक्षा कौन करेगा? मोदी की रक्षा कौन करेगा? मोदी की रक्षा कौन करेगा? देश के गरीबों की रक्षा कौन करेगा? गरीबों के हक की रक्षा कौन करेगा? मुझे लड़ाई रखनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? गरीबों का हक बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? लूट बंद करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? भाइयों बहनों, 90,000 करोड़ रुपया जो लूट रहे थे, उसको मैंने रोका है। ये 90,000 करोड़ रुपये पहले जिसकी जेब में जाता था, जिससे वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते थे, बंगले खरीदते थे, हवाई जहाजों में उड़ते थे, अब ये बंद हो रहा है, तो उनको मोदी पे गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है। जिनकी तिजोरी में गरीबों से लूटा हुआ धन जाना बंद हुआ है, वो मुझसे बदला लेने की फिराक में है। कोशिश करेंगे, लेकिन आपके आशीर्वाद से वे सारे विफल होने वाले हैं, ये मेरा विश्वास है। साथियों, आज देश में यही तो हो रहा है और इसलिए तो
मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, साजिशें की जा रही है। इतना ही नहीं, मोदी को रास्ते से हटाने के लिए अब ये लोग इकट्ठे होने लगे हैं। मैं भी भगवान जगन्नाथ की धरती से ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, ये चौकीदार भगवान जगन्नाथ की धरती से कहना चाहता हूं, ये चौकीदार गरीबों की कमाई को लूटने वालों के सारे खेल बंद करा करके ही रुकने वाला है। जिसने गरीबों को लूटा है उसे ये चौकीदार सजा दिला करके ही मानेगा। साथियों, केंद्र सरकार विकास की पंचधारा पर काम कर रही है। बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई। बीते हफ्ते हमारे प्रयास से एक और महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। ये सीधा ओडिशा के युवाओं से जुड़ा हुआ है। साथियों, सबका साथ सबका विकास तब सुनिश्चित होता है जब समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले। अवसरों में असमानता से समाज में खाई अधिक बढ़ती है। आजादी के इतिहास में पहली बार केंद्र की सरकार ने, भाजपा की भारत की सरकार ने इसके लिए एक बहुत बड़ी पहल की है। संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के गरीबों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ओबीसी को मिले संवैधानिक हक को छुए बिना, छेड़े बिना। आशीर्वाद के लिए मैं आपका आभारी हूं। एससी, एसटी और ओबीसी को मिले संवैधानिक हक को छुए बिना, छेड़े बिना, छीने बिना ये नया प्रावधान हमने किया है। इससे ओडिशा के सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को अपने सपने पूरे करने में मदद मिलने वाली है। साथियों, इसके अलावा यहां के आदिवासी बेटे बेटियों के लिए एकलव्य स्कूलों का विस्तार तेज गति से किया जा रहा है। केंद्र सरकार का प्रयास है कि देश के हर उस ब्लॉक, तहसील या तालुका में जहां आदिवासी आबादी कम से कम 20,000 हो, वहां एकलव्य स्कूल होना चाहिए। ओडिशा को इन एकलव्य स्कूलों का तो लाभ मिल ही रहा है। केंद्रीय विद्यालय का भी एक नेटवर्क यहां खड़ा किया जा रहा है। आज ही सोनेपुर में नए केंद्रीय विद्यालय के लिए शिलान्यास किया गया है। साथियों,
आदिवासी युवा के एक और कौशल को बढ़ाने का काम व्यापक स्तर पर हो रहा है। दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत तो हमारा देश बन ही रहा है, साथ में स्पोर्टिंग पावर बनने की दिशा में भी, खेलकूद की दुनिया में भी हमारे कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देश को खेल के मैदान में आगे बढ़ाने में आदिवासी अंचलों के युवाओं का महत्वपूर्ण रोल रहा है और आगे ये और अधिक बढ़ने वाला है। इसके लिए आदिवासी क्षेत्रों में खेलों की सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि आदिवासी युवाओं के खेल कौशल को निखारने के लिए आदिवासी बाहुल्य जिलों में विशेष खेल सुविधाओं का निर्माण हो। इसके लिए हर जिले को आने वाले वर्षों में 5 करोड़ रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। ओडिशा तो वैसे ही भारत को खेलों के अनेक सितारे देता रहा है। केंद्र सरकार के इन कदमों से यहां के नौजवानों का बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, ये हम सभी का प्रयास है कि नया ओडिशा, नया भारत भव्य और दिव्य हो। हमारा ये देश विकास के अपने प्रकाश पुंज से दुनिया को आलोकित करता रहे। इसके बड़े बड़े जानकार, बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही है कि भारत तेज गति से विकास करने वाला है। ये दौर हमारा है, ये युग हमारा है। बस हमें ईमानदार प्रयास की जरूरत है, निरंतर जुटे रहने की जरूरत है। एक बार फिर आप सभी को विकास की सभी योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाले त्योहारों के लिए भी आपको अनेक शुभकामनाएं देता हूं। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।